तो छात्रों, आज आप लोगों को हम संधि सिखाएंगे। देखिए, संधि जो होती है छात्रों के लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। आप किसी भी छात्र से पूछ लीजिए, उन्हें सबसे ज्यादा खास तौर से संस्कृत के अंदर संधि और शब्द रूप या धातु रूप, यही सबसे ज्यादा कठिन लगते हैं। और संधि एक ऐसी चीज है जो हिंदी में भी आती है और संस्कृत में भी आती है। तो आप जो संधि आज सीखोगे, इससे हिंदी भाषा में भी अच्छा कर पाओगे और संस्कृत भाषा में भी आप मार्क्स ले पाओगे। और ये जो संधि आज मैं सिखाऊंगा, ये आपको 6th क्लास से लेकर के 10th क्लास तक ये काम आएंगी। चाहे किसी भी क्लास का बच्चा हो, उसी के लिए सार्थक सिद्ध होंगे, यानी बेनिफिट देने वाली रहेंगी। तो आप देखिए, संधि को हम स्टार्ट करते हैं। संधि के 3 पोर्शन बने हुए हैं जो मुख्य रूप से हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले हम आपको स्वर संधि समझाएंगे। स्वर संधि जो होती है उसकी डेफिनेशन आजकल देते ही नहीं है, आती नहीं है, लेकिन फिर भी आप सीख लीजिए। आपके सामने दिख रही है स्वर संधि, इसको अच संधि भी बोलते हैं। अब स्वर संधि होती क्या है? देखिए, स्वर का अर्थ है जो हमारे स्वर हैं, हिंदी में 11 हैं और संस्कृत में 13 हैं। यानी 2 स्वर जब आपस में मिलते हैं और उनको मिलने के बाद जो उनमें विकार पैदा होता है, जो नया वर्ड तैयार होता है, उसे संधि कहते हैं। अब इसके पार्ट भी बने हुए हैं। जैसे हम बताते हैं कि संधि के पार्ट 3 हैं और उसमें जो पहली संधि है वो स्वर संधि है। अब मैं आपको स्वर संधि के जो पार्ट हैं 5 मुख्य रूप से जो प्रसिद्ध हैं, जो हमारे सिलेबस में आते हैं, 6th क्लास में कम आते हैं, 7th में थोड़े बढ़ जाते हैं, फिर 8th में ये 5 आ जाते हैं और 9th 10th में भी स्वर संधि आती है। तो स्वर संधि का जो पहला पार्ट है उस पर डिस्कस करते हैं हम। देखिए, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि जो है, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। अब आप जानते हो कि दीर्घ संधि में जब कोई छोटा होगा, कोई भी बच्चा छोटा होगा, वही तो बड़ा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो नियम है वो ये है कि 2 छोटे छोटे वर्ण मिलकर के बड़ा वर्ण यानी बड़ा शब्द तैयार करते हैं। जैसे ए और ए मिलकर के आ बनाएगा, या आ और आ मिलकर के आ बनाएगा। यानी इसमें छोटे छोटे 2 मिल जाएं या बड़े बड़े 2 वर्ण मिल जाएं, वो दीर्घ ही बनाते हैं। देखिए, जैसे ये ए आ हो स्टार्टिंग में, या उसके बाद आ हो या ए हो, कुछ भी हो, वो आ ही बनेगा। और इसका सबसे फेमस उदाहरण क्या है? विद्यालय, पुस्तकालय। ठीक है, ये बड़े फेमस है। आप सभी छात्र विद्यालय जाते हो, जिसे स्कूल बोलते हो अंग्रेजी में। तो विद्यालय जो शब्द है वो दीर्घ संधि का उदाहरण है। यानी आपको जो मैं आज ट्रिक बताने जा रहा हूं संधि की, उससे आप संधि कभी भी नहीं भूलोगे। आप याद रखना कि दीर्घ संधि का एग्जाम्पल आप विद्यालय में पढ़ते हो, सभी छात्र, सभी जो बच्चे हैं। तो विद्यालय जो शब्द है, और विद्यालय के अंदर लाइब्रेरी भी होती है, पुस्तकालय भी होती है, तो वो विद्यालय हो या पुस्तकालय हो, ये दोनों शब्द दीर्घ संधि के ही एग्जाम्पल हैं। एक्चुअल में बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं। आप सभी ने देखा होगा, वो कहते हैं सर इतनी संधि है, दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है, अयादि है, और व्यंजन में अलग है, विसर्ग में अलग है, और ये संधि ज्यादा होने के कारण हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, आप लाइफ टाइम इनको याद रखोगे। देखिए, दीर्घ संधि में पुस्तकालय यानी पुस्तक, प्लस से पहले देखिए कै में ए की, ए जो वर्ड है, ए वर्ण है, वो आ रहा है, और उसके प्लस के बाद देखिए आ। इसका मतलब ए और आ जब मिलते हैं तो आ ही बनता है। अब देखिए, पुस्तकालय को कैसे लिखा जा रहा है? पुस्तकालय को यानी ए और आ को मिलाकर दोनों को एक कर दिया और ये दीर्घ संधि बन गई। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, यानी पुस्तकालय। देखिए, मैं आपको एक बात कॉमन बता दूं, सभी को ध्यान रखना। आपसे गलती होती है जब आप पुस्तकालय को अलग करोगे। आप क्या करते हो? पुस्त प्लस कलाल्य कर दिया, आल्य को अलग नहीं कर पाओगे। यानी दोनों वर्ड को जब अलग करोगे, ध्यान रखना, दोनों वर्ड का अर्थ होना चाहिए, तब आप अलग करोगे। पुस्तकालय को जब भी आप अलग करोगे, पुस्त लिख दिया और काल्य लिख दिया, गलत हो गया। आप क्या करोगे? पुस्तक प्लस आल्य। विद्यालय में क्या करोगे? विद्या प्लस आल्य। ये बिल्कुल आसान एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे नीचे देखिए च प्लस अपी, इसमें एग्जाम्पल है दैत्य अरि के नीचे च प्लस अपी। च प्लस अपी का अर्थ बन रहा है चापी। तो देखिए, च प्लस आपी, ये च प्लस आपी को देखिए, इसमें
विद्या प्लस अर्थी भी दे रखा है, च प्लस आपी भी दे रखा है। इनमें सीखने वाली क्या बात है, पहला जो च प्लस अपी है, चापी जो बना है, च में ए की साउंड है, ए वर्ण है और प्लस के बाद ए है, दोनों मिलकर के क्या बनाया, आ बना दिया, चापी बन गया। ऐसे विद्या प्लस अर्थी में देखिए पहले आ है और बाद में ए है, दोनों मिलकर आ बन गए, विद्यार्थी बन गया। तो कहने का अभिप्राय ये है, सभी छात्रों को ये समझना जरूरी है, आप खुद विद्यार्थी हो, जो छात्र होते हैं उन्हें विद्यार्थी भी बोलते हैं। आप जो खुद छात्र हो उसमें दीर्घ संधि है, आप जिस विद्यालय में पढ़ते हो विद्यालय शब्द में दीर्घ संधि है। इसका मतलब दीर्घ संधि में तो आपके नंबर कटने ही नहीं चाहिए। आप वहां जाते हो, लाइब्रेरी जो होती है जिसमें पुस्तकें रखी होती है, पुस्तकालय, वो भी उसी के अंतर्गत आता है। यानी दीर्घ संधि के अंदर आपसे जुड़े हुए ही शब्द आते हैं। यानी दो छोटे छोटे शब्द हो या बड़े बड़े हो, वो मिलकर के बड़ा ही शब्द बनाते हैं। जैसे कपि प्लस ईसे, कपि का अर्थ क्या होता है, बंदर होता है, ठीक है। कपि प्लस ईसे, कपीसे, ठीक है। इसमें जो भी वर्ड आप देखोगे, जब आप अलग करोगे तो अलग में छोटी ई और बड़ी ई, इन दोनों का मेल मिलेगा, या फिर बड़ी ई और बड़ी ई, या फिर बड़ी ई और छोटी ई, इनके मेल से जो शब्द बनेंगे वो आपकी दीर्घ संधि का परिचय देंगे। देखिए मैं आपको बताऊं, सभी छात्रों को, आपके लिए डेफिनेशन भी नहीं आती, इसका नियम भी नहीं पूछा जाता, आप लोगों से उदाहरण पूछे जाते हैं, उदाहरण आपके एग्जाम में आते हैं। अब आप सब सोचते हो एग्जाम में अच्छे नंबर कैसे आए। अधिकतर छात्रों के जो मार्क्स कटते हैं एग्जाम में, वो किस वजह से कटते हैं कि व्याकरण में वो कमजोर होते हैं, व्याकरण में वो मिस्टेक कर देते हैं। और इन मिस्टेक्स को सही करने के लिए मैं आपको व्याकरण सिखा रहा हूँ और ट्रिक भी बता रहा हूँ कि आप कैसे पता लगाओगे कि ये दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है या ये किस संधि का एग्जाम्पल है। तो ये ट्रिक मेरी याद रखना, आप संधि में बिल्कुल भी नंबर नहीं कटवाओगे, ये बड़ी आसान ट्रिक है। तो दीर्घ संधि कंप्लीट हो गई। दीर्घ संधि में सारे एग्जाम्पल आपको कैसे मिलेंगे, यानी छोटे अक्षर मिलेंगे, ए मिलेगा, उसके बाद हो सकता है आपको आ मिल जाए या ए ही मिल जाए, तो मिल करके आप दोनों को आ बना दोगे। छोटी ई मिलेगी, बड़ी ई मिलेगी, बड़ी ई में कन्वर्ट करोगे, छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलेगा तो भी बड़ा ऊ में कन्वर्ट करोगे। ये इसका सामान्य सा नियम है। यानी अब आपके दीर्घ संधि में तो मार्क्स कटने ही नहीं चाहिए। अगर कोई बच्चा कहता है कि जी मेरे ये समझ में नहीं आया है, तो आप सभी के अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, आपको विद्यालय में टीचर से भी डिस्कस करना चाहिए इस विषय पे कि वो आपको ब्लैक बोर्ड पे सिखाएं। मैं तो आपको सिखा ही रहा हूँ, इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे तो एक बार में नहीं सीखोगे, दूसरी बार में समझ में आ जाएगा। कभी कभी होता क्या है, किसी किसी बच्चे का आईक्यू लेवल जो होता है वो थोड़ा सा अलग ढंग का होता है और वो थोड़ा देर से काम करता है। तो आप इसको बार बार देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दीर्घ संधि जो होती है वो किस तरह से हम करते हैं। इसमें जो एग्जाम्पल दे रखे हैं वो दीर्घ संधि के हैं। अब हम चलते हैं अगली संधि पे। अगली संधि जो दीर्घ के बाद जो दूसरा नंबर है वो संधि है गुण संधि। और गुण संधि देखो नाम से ही पता चल रहा है कि जो गुण संधि होती है उसके अंदर कोई ना कोई गुण होता है। अब मैं आपको बता दूं, ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप लाइफ टाइम गुण संधि को नहीं भूलोगे। देखिए मैं आपसे पूछूंगी भाई भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो आप कहोगे जी नरेंद्र मोदी नाम है, सब जानते हैं इस बात को, तो इससे हम गुण संधि कैसे सीख जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि गुण संधि के अंदर जो भी एक मात्रा वाले शब्द होते हैं, जैसे नरेंद्र, नरेंद्र में क्या है, गुण संधि है। आप एक ट्रिक तो ये याद रखें कि जिनमें एक मात्रा चढ़ती है वो गुण संधि का एग्जाम्पल होते हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि जब इस वर्ड को अलग करेंगे, हम नरेंद्र को अलग करेंगे, तो उसमें कैसे करेंगे, नर प्लस इंद्र, यानी प्लस से पहले ए की साउंड आएगी और बाद में आपको ई की साउंड मिलेगी, ई वर्ण मिलेगा, तब जा करके आप उसे समझ पाओगे। नर प्लस इंद्र हो गया नरेंद्र। अब जितने भी एग्जाम्पल है ना, चाहे नरेश है, गणेश है, सुरेश है, महेश है, देवेंद्र है, उपेंद्र है, यानी ये सारे भी एक मात्रा वाले जितने भी वर्ड हैं वो सब गुण संधि में आते हैं। यानी छात्र समझ गए होंगे कि गुण संधि बड़ी आसान है। जिस वर्ड पर एक मात्रा आप ऊपर देखोगे वो सब गुण संधि में आएगी। लेकिन एक बात याद रखनी है कि उस शब्द को ही आप आगे रखना, उस शब्द को प्राथमिकता देना जिस शब्द को अलग करने पर भी दोनों वर्ड के अर्थ होने चाहिए। जैसे नर प्लस इंद्र को हमने लिया, या गणेश को हमने लिया, या सुरेश को हमने लिया, तो ध्यान से देखिए सुरेश शब्द को देखिए, सुर
प्लस ईश है। सुर का अर्थ क्या होता है? देवता। और ईश का अर्थ क्या होता है? भगवान, यानी सुरेश उसको बोलते हैं। और गणेश में क्या होता है? गण प्लस ईश है। गण का अर्थ होता है समूह, ईश होता है भगवान, ईश्वर, तो गणेश बन गया। यानी जो भी आपको वर्ड दिया जाएगा उन दोनों को जब आप अलग करोगे ना तो उनका अर्थ होना चाहिए। तो छात्रों इस बात को आप याद रखें कि गणेश, सुरेश, नरेश, महेश, दिनेश, ये सारे एग्जाम्पल जो एक मात्रा वाले हैं। अब जैसे देखिए सूर्यो उदय, नीचे एग्जाम्पल है इसमें, सूर्यो उदय, भाग्य उदय, ये बड़े फेमस वर्ड हैं। बल्कि इसका तो भाग्य ही उदय नहीं हो रहा, हमारे बच्चे का तो कहते हैं ना अजी सूर्य उदय हो गया। सूर्य उदय और भाग्य उदय, अब ये देखिए दोनों शब्दों को अलग अलग कर रखा है। भाग्य यानी प्लस से पहले ए और उसके बाद आ गया उ, यानी ए और उ मिलकर के क्या बनाएंगे? ओ, लेकिन मात्रा एक ही है। तो एक मात्रा से आप पता लगा लोगे कि ये गुण संधि है। तो ये ट्रिक आप याद रखना। इस ट्रिक के सहारे आपको पेपर में जब मिलेगा एक मात्रा वाला मिलता है गुण संधि, ठीक है। तो ये इस तरह के एग्जाम्पल है। नरोत्तम हो गया, हितोपदेश, हितोपदेश नाम का एक बड़ा फेमस ग्रंथ है और मैं तो चाहूंगा सभी छात्रों को ये बड़ा पढ़ना चाहिए पुस्तक को। ये बड़ी मजेदार पुस्तक है, पूरी कहानियों की पुस्तक है। और इस हितोपदेश की रचना का मुख्य उद्देश्य उन बच्चों के लिए था जो बच्चे मंद बुद्धि हैं, जिनका दिमाग पढ़ाई में नहीं चलता, तो इस ग्रंथ को आपको पढ़ना चाहिए मंगवा करके। तो हितोपदेश, हित प्लस उपदेश, यानी जिसमें हित वाले, बेनिफिट देने वाले उपदेश हो उसे हितोपदेश कहते हैं। एक मात्रा है, हमने अलग अलग किया दो शब्दों को, हमने अलग करने के बाद ये पाया कि ये गुण संधि का एग्जाम्पल है। तो हितोपदेश ये बड़ा फेमस है, एग्जाम में भी आता है। एक इसी के नीचे है महोत्सव। देखिए महोत्सव शब्द कितना फेमस है, महा प्लस उत्सव, महोत्सव, ठीक है। एक मात्रा है, एक मात्रा से आप पता लगा लोगे जी ये गुण संधि का एग्जाम्पल है। और गुण संधि को एग्जाम्पल को अब जब आप अलग करोगे तो अलग करने में आपको ध्यान रखना है कि हम दो शब्द जो अलग करने जा रहे हैं उन दोनों का भी अर्थ होना चाहिए। महा का अर्थ होता है बहुत बड़ा, उत्सव का अर्थ होता है त्योहार, यानी महा उत्सव दोनों का अर्थ है बहुत बड़ा त्योहार। तो हम जो महोत्सव मनाते हैं वो आप देख सकते हो इसको किस तरह से आप करोगे। आगे इसमें एक एग्जाम्पल है देव ऋषि, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु। अब वर्षा ऋतु फेमस एग्जाम्पल है, ये पेपर में आता है, 7th क्लास में भी आता है, 8th में भी आता है और बच्चे हर बार इसको गलत करके आते हैं। देव ऋषि की जगह महर्षि आ जाता है, महा प्लस ऋषि और महर्षि, देव ऋषि, देव प्लस ऋषि। तो मैं आपको वो बता रहा हूँ जो वर्ड आपके एग्जाम में 100% आएंगे ही आएंगे। आप कहोगे जी हमें तो पहले ही हमने बढ़िया किया, पढ़ लिया, इनको बस ये देख लो कि कैसे अलग करना है। देव ऋषि, वर्षा ऋतु, ये एग्जाम्पल 100% आपके एग्जाम में आपको दिखाई देंगे। तो अब आपकी जिज्ञासा धीरे धीरे शांत हो रही है, आप इनको लिख लिख कर भी प्रैक्टिस करें। उसके बाद चलते हैं हम नंबर 3 पर, जो स्वर का ही भेद है, वृद्धि संधि। देखिए वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ोतरी, इंक्रीजमेंट, किसी चीज में उन्नति होना। तो इसका मतलब ये हुआ गुण संधि में हम एक मात्रा पढ़ रहे थे, सभी छात्र ध्यान दें, वृद्धि में और वृद्धि हो गई, यानी मात्रा 1 से 2 हो गई। अब आप इसके एग्जाम्पल जब भी देखोगे तो इसमें 2 मात्राएं वाले एग्जाम्पल आपको मिलेंगे और बड़े फेमस एग्जाम्पल हैं सदैव, तथैव। ये एग्जाम्पल ऐसे हैं जो आप बड़ी आसानी से अपनी लाइफ में देखते होंगे। तो सदैव को देखते हैं हम। सदैव में क्या है? सदैव का अर्थ है हमेशा, ठीक है। अब इसमें 2 मात्रा आती है, यानी 2 मात्राओं से आप तुरंत पता लगा लोगे वृद्धि संधि का एग्जाम्पल है। अब वृद्धि संधि का जो एग्जाम्पल है इसमें हम इसको अलग करेंगे सदैव को। तो सदैव को जब हम अलग करेंगे तो आप देखिए सदा प्लस एव, यानी सदा का अर्थ हमेशा और एव का अर्थ ही, जो हमेशा ही रहे उसको हम सदैव बोलते हैं। तो आप देखिए इसमें अद्दैव भी एग्जाम्पल है, अद्य प्लस एव, यानी अद्य का अर्थ आज, एव का अर्थ ही, अद्दैव यानी आज ही, जो आज ही होने वाला है उसको हम क्या बोलेंगे? अद्दैव। तो ये जो वृद्धि संधि है ये बड़े काम की है आप लोगों के लिए, इसको आप हमेशा प्रैक्टिस में रखें। आप 1 से 2 दिन में ही संधि सीख जाएंगे और एग्जाम के अंदर
जो आप लोगों को डर लगता है खास तौर से संधि से, कि संधि हम भूल जाते हैं, समझ में नहीं आती, कंफ्यूजन हो जाती है और आपस में दिक्कत ये आती है कि हमें पता ही नहीं चलता कौन सी संधि कैसे अलग होगी। तो आज आपको मैं स्वर संधि के 3 भेद अभी तक मैं करा चुका हूं। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो 2 मात्रा वाले हैं और इसको जब अलग करोगे आप तो दोनों शब्दों के अर्थ होने ही चाहिए। आप देखो गलती क्या करते हो, जब संधि को विच्छेद करते हो, अलग करते हो, तो आपसे गड़बड़ क्या होती है कि आप एक शब्द को सही कर देते हो, उसमें से प्लस करते हो जब, और एक शब्द को गलत कर देते हो। अब सदैव में कोई कोई बच्चा क्या करेगा, सदैव लिख देगा, प्लस वे लिख देगा, तो बिल्कुल गलत हो गया। वे का कोई अर्थ ही नहीं है, सदैव का भी कोई अर्थ नहीं है। यानी संधि कहती है कि मुझे जब आप विच्छेद करो, अलग करो, तो ध्यान रखना कि उन दोनों शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए जिन शब्दों को आप अलग कर रहे हो। और मिलाते समय भी आपको ध्यान रखना है, जब मिलाओगे उन दोनों शब्दों को, मानकर चलो आपको सदा प्लस एव ये दे दिया, आपसे कहेंगे संधि करो, तो फिर आप क्या करोगे, सदैव लिखोगे। अब इसमें भी आप गड़बड़ करते हो, सदा के ऊपर 2 मात्रा चढ़ा दोगे तो वो गलत हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप लिख लिख कर जरूर देखें, लिखने से आपकी याददाश्त भी बढ़ेगी, आपकी गलतियां भी सुधरेंगी और थोड़ी सी मेहनत करने का आपका जी भी करेगा, यानी आप थोड़े आलसीपन से दूर चले जाओगे। तो अब चलते हैं आगे। अब चौथे नंबर पर है जी, देखो यन संधि, ठीक है। और यन संधि अपने नाम के अनुरूप है। यन संधि का अर्थ जिसके अंदर शब्द बदलने पर ये, वे, रे, ले, ये 4 वर्ड में कन्वर्ट हो जाए। यन का अर्थ ये, रे, वे, ले, ये जब चेंज होते हैं, जब हम यन संधि करते हैं। अच्छा, यन संधि के एग्जाम्पल आप डेली यूज करते हो, जैसे स्वागतम आप यूज करते हो, बड़ा फेमस शब्द है। जैसे आप वेलकम बोलते हो, अजी आपका स्वागत है, तो स्वागत शब्द में आप यन संधि का प्रयोग करते हो, ठीक है। अब इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, क्योंकि इसमें 4 वर्ण बदलते हैं, ये संधि थोड़ी सी दीर्घ, गुण, वृद्धि से थोड़ी अलग, अलग क्या, थोड़ी सी आप कह सकते हो, इसमें 4 पोर्शन बने हुए हैं। ये बनता है कहीं पर वह बनता है, कहीं पर रे बनता है और कहीं पर ले बनता है। अब स्वागत में देखिए आप, स्वागत को जब अलग करोगे आप तो सु प्लस आगतम, सु प्लस आगतम, सु का अर्थ होता है अच्छा और आगतम का अर्थ है आया हुआ, यानी आप जो यहाँ आए हैं ये बड़ा अच्छा किया, इसलिए हम उससे कहते हैं जी आपका बड़ा बड़ा स्वागत है, यानी हमको अच्छा लगा आप जो आए हो, ये अर्थ है स्वागतम का। तो इसलिए हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, सु, यानी प्लस से पहले सु में क्या आया है, ऊ की साउंड आई है। इसका मतलब प्लस से पहले जब ऊ हो और उसके बाद ए हो या आ हो, ठीक है, ए हो या आ हो, ए समान स्वर, यानी ऊ के बाद ऊ नहीं होना चाहिए। देखिए ऊ के बाद ऊ होता तो हम कौन सी संधि में चले जाते, दीर्घ संधि में चले जाते, लेकिन अब हम इसमें गए यन संधि में। ऊ के बाद जब असमान स्वर आ रहा है तो क्या बन गया, यहाँ पे वे बन गया, क्या बन गया, वे। तो अब देखिए स्वागतम, सु प्लस आगतम का बन गया स्वागतम। ऐसे ही अन्वय, अन्वय, अन्वय जो है ये बड़ा फेमस है और ये 10वीं कक्षा में, 9th कक्षा में संधि के अंदर आता है, क्योंकि यन संधि 9th में भी आ रही है और 10th क्लास में भी आ रही है, 6th 7th 8th में तो आती ही आती है। तो इसका मतलब जो ये संधि आप कर रहे हो ये 6th से क्लास से लेकर के और 10th क्लास तक प्रयोग में आती है। तो अन्वय, देखिए अन्वय आप लोगों ने सुना होगा, अन्वय क्या होता है, श्लोक के अन्वय होते हैं। उस वर्ड को जब हम सिक्वेंस में लगाते हैं, श्लोक के अंदर जो वर्ड बड़ा होता है आगे पीछे रखे हुए होते हैं, तो हम उसको कर्ता क्रिया कर्म उस हिसाब से एडजस्ट करते हैं। तो अन्वय जो है अनु प्लस अय, अनु प्लस अय यानी अन्वय। ऐसे ही इसके अंदर एक बड़ा फेमस वर्ड है इत्यादि, सेकंड नंबर पे देखिए इत्यादि, इति प्लस आदि। अब आप कहोगे कि सर इति का क्या अर्थ होता है, देखिए मैं आपको अर्थ भी बता रहा हूँ। कोई भी जो जब आप संधि सीखोगे या कोई सिखाएगा तो आपको हो सकता है इन शब्दों के अर्थ ही नहीं बताए, तो आपको बड़ी तसल्ली मिलेगी इस चीज से। इति का अर्थ होता है इस प्रकार और एक इति का अर्थ होता है समाप्ति सूचक।
देखिए अगर कभी भी इति पूर्ण विराम से पहले आए, किसी भी सेंटेंस में पूर्ण विराम से पहले इति आए तो उसका कुछ भी अर्थ नहीं होता, केवल वो समाप्ति सूचक है, यानी समाप्ति की सूचना देने के लिए आई है। लेकिन इति अगर कहीं बीच में आ रही है, स्टार्टिंग में आ रही है, तो उसका अर्थ होता है इस प्रकार। और आदि, आदि का अर्थ होता है सर्वप्रथम, जो सबसे पहले है। आप लोगों ने सुना होगा ना, कुछ लोगों को आदि कवि कहते हैं। आदि कवि किसको कहते हैं? वाल्मीकि, ऋषि वाल्मीकि। तो ऋषि वाल्मीकि को आदि कवि क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सबसे पहले कवि है। तो इति प्लस आदि का मिलकर बन गया इत्यादि। ये बड़ा फेमस एग्जाम्पल है संधि का। तो ये आप इसमें, अब आप कहोगे सर इसमें तो ये बन रहा है, नीचे स्वागतम में वह बन गया। तो अब इसके नियम जब आप देखिए, जो स्वागतम बना जिसमें वह बना है, वो तो उसमें प्लस से पहले ऊ आ रहा है, ध्यान रखना। लेकिन इत्यादि में प्लस से पहले ई आ रही है। यानी ये जो वर्ड है प्लस से पहले ऊ आना या ई आना, इसकी वजह से इनके जो मिलने पर कहीं ये बनता है कहीं वह बनता है। तो इन चीजों को थोड़ा आप ध्यान से देखें, प्रैक्टिस में रखें, और आप इनको तसल्ली से बैठकर लिखें और करें। जैसे यदि प्लस अपि, यहाँ पर भी ये बन रहा है यद्यपि। इति प्लस आदि इत्यादि। अति प्लस आचार अत्याचार। अत्याचार आप जानते ही होंगे क्या होता है? अत्याचार यानी अधिक, अति कर देना किसी भी चीज की। देखिए आचार जो होता है, आचार का अर्थ होता है आचरण, करेक्टर। लेकिन अति, अति का अर्थ है बहुत ज्यादा। अति जो शब्द है वो ज्यादा के लिए, एक्सट्रीमली लेवल जो होता है किसी चीज का, उसके लिए। तो अति प्लस आचार अत्याचार। ठीक है जी। इसमें एक बड़ा फेमस उदाहरण है जो आपकी कक्षा में सभी बच्चों को देखना पड़ता है, वो है पित्राज्ञा या पित्रादेश है, मात्राज्ञा, मात्रादेश है। ये जो वर्ड है पितृ प्लस आदेश और मातृ प्लस आज्ञा, ये जो वर्ड है ये बड़ा फेमस है, प्रसिद्ध है, और ये आपके एग्जाम में आता ही आता है। तो इसको आप लिख लें कॉपी में, और ये आपको दर्शन देगा। फिर आप बाद में पछताओगे कि ये तो हमने पढ़ा था फिर भी हमारा नंबर कट गया। देखिए मातृ, मातृ का अर्थ है माता, और आज्ञा का अर्थ उसका उपदेश, आदेश। तो मातृ प्लस आज्ञा का अर्थ हो गया मात्राज्ञा। ठीक है जी। तो इनको मिलाकर के जब जो वर्ड है वो रे, रे में कैसे बना है आप देख लीजिए। मातृ, मातृत्री, तय में जो रे है नीचे वो कैसी है? कृषि वाली, ऋषि, री से ऋषि वाली। ठीक है जी। तो री से ऋषि में जो रे है वो बदलता है, यानी नियम पहले हमने अभी जो देखा स्वागतम में हमने वे देखा, और उसके बाद हमने फिर उससे ऊपर क्या देखा, वे के अलावा ये देखा इत्यादि में। अब हम क्या देख रहे हैं? रे देख रहे हैं। तो रे, इसमें चार ही चेंज होते हैं, ये, वे, रे। और रही बात ले की, ले के एग्जाम्पल बिल्कुल ना के बराबर हैं, उन्हें आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। इसमें देखिए एक ही एग्जाम्पल है, लिरी प्लस आकृति लाकृति। क्योंकि इसके एग्जाम्पल ही नहीं है, आपकी बुक में भी नहीं है, तो इसलिए आप इसको नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। तो आप इसमें ये, वे और रे इसको कर लीजिए। अब चलते हैं इसकी जो अयादी संधि है। अयादी संधि 6th क्लास से लेकर के और 10th क्लास तक प्रयोग में आती है, एग्जाम में आती है। अब आपके टर्म 1 एग्जाम होने वाले हैं, ये कोई से भी एग्जाम हो ये हर बार आएगी। हिंदी का एग्जाम होगा उसमें भी आएगी, संस्कृत में भी आएगी। और मैं आपको एक बात बड़ी तसल्ली से बता दूं, हिंदी के अंदर जो संधि है वो संस्कृत की ही संधि है, सारी संधि। ये कह सकते हो हिंदी भाषा ने संस्कृत भाषा से संधि उधार ले रखी है। सारी संधि जितनी भी मिलेंगी आपको हिंदी भाषा में वो संस्कृत की मिलेंगी। तो आप अगर ये संधि सीख रहे हो तो हिंदी में भी सीख जाओगे, और आगे आपके एग्जाम में काम आएंगी, मार्क्स अच्छे आएंगे। क्योंकि सब बच्चों से किसी से पूछ लो वो कहते हैं जी संधि तो कठिन है, संधि हमारे समझ में नहीं आती। तो इसका मतलब या तो आप ध्यान से सुनते नहीं है। कुछ छात्र जो ध्यान से नहीं सुनते हैं उनके ध्यान के लिए मैंने कुछ मुद्राएं भी बताई हैं। मेरी जो और आप वीडियो देखोगे उसमें ध्यान की मुद्रा मैंने बताई है, जिससे आपकी मेमोरी इनबिल्ड हो जाए, अच्छी हो जाए। तो उनको भी आप चेक कर सकते हैं। अब चलते हैं अयादी संधि। देखिए अयादी संधि जो है इसके अंदर भी इसके नाम से ही कुछ पता चल रहा है।
संस्कृत की खासियत ये है कि जो नामकरण किया गया है उस नामकरण से ही बहुत कुछ पता चल जाता है। नाम ही इस तरह रखे गए हैं ताकि बच्चों को कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। इसके अंदर जितने भी शब्द आप देख रहे हो अयादि संधि में अय, आय, अब, आव ये बनेंगे इसमें। यानी जो शब्द आप तैयार करोगे उनमें आप देखना या तो अय की साउंड आएगी या आय की आएगी या अव की आएगी या आव की आएगी। देखिए डेफिनेशन जो है वो आपसे पूछी ही नहीं जाएगी, आप ये याद रखना। आप कहोगे फिर क्या पूछा जाएगा, आपसे एग्जाम्पल पूछा जाएगा। जैसे लिखा हुआ है इसमें उदाहरण, उदाहरण का अर्थ हो गया एग्जाम्पल। अब इसमें पहला एग्जाम्पल देखिए क्या है, ने प्लस अनम नयनम, ने प्लस अनम नयनम। ये देखिए अब जो ये नैनम है, इस नैनम में किसकी साउंड है, अय, अय की साउंड है। यानी आप नैनम को जब तैयार करोगे, नैनम हो गया या सैनम हो गया, ये दोनों मिलते जुलते हैं, एक ही है। यानी प्लस से पहले ए आ गया और उसके बाद में ए आ जाए, ए समान स्वर आ जाए। देखिए स्वर संधि की एक खासियत है, जितने भी इसके पार्ट है उसमें पहले भी स्वर होगा प्लस से पहले और बाद में भी स्वर होगा, ध्यान रखना आप इस बात को। तो ने प्लस अनम में क्या है, प्लस से पहले एक ही साउंड है और प्लस के बाद कोई सा भी स्वर है, ठीक है जी। अब जब ये दोनों मिलकर के अय की साउंड बना रहे, अय, नैनम, अय, ऐसे सैनम, सैनम का अर्थ सोना, नैनम का अर्थ आंख। लेकिन अगले में जब थर्ड में देखोगे, नई प्लस अके, इसमें अय नहीं बन रहा, आय बन रहा है, आय बन रहा है। अब कुछ बच्चे समझ गए होंगे, ऊपर ए की साउंड थी इसलिए अय बन रहा था, इसमें ऐ की साउंड है इसलिए आय बन रहा है। देखो ये अंतर है, इसलिए आप क्या करते हो, आपको कोई समझाने वाला ढंग से नहीं मिलता, इसलिए आप गलती कर जाते हो। आप ध्यान रखना, अय आएगा तो ए की साउंड करेंगे जब अलग करेंगे संधि को, और जब ऐ की साउंड आएगी तो आप वहां आय करेंगे। नायक, इसकी जगह एक वर्ड और सुना होगा, गई प्लस अके, गायक, ठीक है जी। तो नायक हो या गायक हो, इन सब में अयादि संधि है, और अयादि संधि के लिए जो नियम है वो आय, ए की मात्रा से अय और ऐ की मात्रा से आय। अब चलते हैं अव और आव, ठीक है। अब ए ऐ की मात्रा के अलावा बची हमारी ओ और औ की मात्रा। जहां ओ आता है देखो, भो प्लस अनम भवनम, ठीक है, भो प्लस अनम भवनम। एक बड़ा फेमस वर्ड है भो प्लस अति भवती, वो इसमें है नहीं, वो ध्यान रखना, आप लिख सकते हो। अब इसमें क्या बन गया, अव बन गया, भो ओ की साउंड से अव बन गया। लेकिन अगर हम ओ की साउंड के अलावा औ की साउंड यूज करें, औ की, जैसे पऊ प्लस अके, पावके बना हुआ है ना, पावके। इसी में एक शब्द है पो प्लस अनम पवने, लेकिन पऊ प्लस अके पावके, ये ध्यान रखना। नाविक जो होता है नाव चलाने वाला, उसको नौ प्लस इके नाविके, ठीक है जी। भावुक, भावुक मीन्स इमोशनल, बहु प्लस उके, यानी दोनों शब्दों से एक शब्द तैयार हुआ भावुक, ठीक है जी। तो इस तरह से आप अयादि संधि के और एग्जाम्पल देखिए, ये तो आपको नियम बताए जा रहे हैं कि आप कैसे पकड़ोगे। ए दोबारा मैं रिवाइज करता हूं, ए से करोगे अय, ऐ से करोगे आय, ओ से करोगे अव और औ से करोगे आव। देख लीजिए ये एग्जाम्पल है। हालांकि देखो अयादि संधि के एग्जाम्पल बड़े कम हैं, मैं आपको बता दूं 9th-10th में अयादि संधि के पूरी बुक में 4-5 ही एग्जाम्पल मिलेंगे और उन्हीं में से पूछे जाते हैं। 9th-10th में तो बड़ी अच्छी सुविधा है सीबीएसई ने जो कर रखी है कि आपको बुक के अंदर से जो चैप्टर्स आप रीड करते हो उसी में जो एग्जाम्पल आते हैं उन्हीं में से पूछा जाएगा। तो अयादि संधि के एग्जाम्पल बड़े कम है। अब हम चलते हैं अगली संधि पर। देखिए पूर्व रूप संधि, ये संधि आपकी बड़ी काम की है और ये 9th-10th में दर्शन देगी आप लोगों को। पूर्व रूप, इसका अर्थ जानते हो, पूर्व का मतलब पहले वाला, रूप का अर्थ हो गई सुंदरता, जिसका रूप पहले जैसा हो। इसके अंदर एक कंफ्यूजन होती है अधिकतर छात्रों को, चाहे कोई छात्र
आप जो देख रहे हैं उनसे पहले भी आपके पेरेंट्स ने भी अगर कभी संधि पढ़ी हो उनको भी कंफ्यूजन रही होगी और आपको भी रहेगी, लेकिन मैं इस कंफ्यूजन को दूर कर दूं। इसमें कंफ्यूजन क्या है, पूर्व रूप संधि और विसर्ग संधि सेम सेम है, उनमें कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन विसर्ग संधि में विसर्ग जरूर कंपलसरी आता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें विसर्ग नहीं है क्योंकि ये स्वर संधि का ही एग्जाम्पल है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, ते प्लस अपी, ते प्लस अपी पहला एग्जाम्पल। ते प्लस अपी का मतलब, ते का अर्थ वे सब, अपी का अर्थ भी। और अब इसको देखिए कैसे चेंज किया है। देखिए ए जो बन रहा है ये एस वाला साइन, अंग्रेजी के एस वाले साइन में कन्वर्ट किया है। हालांकि ये अंग्रेजी का एस वाला साइन नहीं है, ये संस्कृत का ही वर्ण है और इसका नाम है अवग्रह चिन्ह। अवग्रह चिन्ह इसका नाम है। और अवग्रह चिन्ह जो नाम है इसका, वो संस्कृत के अंदर पूर्व रूप संधि में आता है और इसी का एग्जाम्पल यूज होता है विसर्ग संधि में। लेकिन ध्यान रखना सभी छात्र, इसमें जो ते है, ते के पीछे विसर्ग नहीं है, विसर्ग संधि में आपको विसर्ग मिलेंगे, ये ध्यान रखना, बस ये अंतर है। तो इसलिए आपकी कंफ्यूजन मैंने दूर कर दी है। प्लस से पहले अगर विसर्ग है तो वो विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है, और प्लस से पहले विसर्ग नहीं है तो वो पूर्व रूप संधि का एग्जाम्पल है। अब आप कहोगे सर इसको करना कैसे है? देखिए ते प्लस अपी, इसमें कुछ भी नहीं करना, हमने प्लस हटाना है और जो ए है, ए को जो हमारा अवग्रह चिन्ह है, एस वाला जो साइन है उसमें कन्वर्ट कर देना है, बस इतना करना है। अब आप कहोगे सर ये तो बड़ी आसान है, आप कोई सी भी संधि देख लीजिए, इसके एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। हरे प्लस अब हरे प्लस अब को क्या किया, प्लस का साइन हटा दिया। देखिए प्लस का साइन कब लगाते हैं, जब हम विच्छेद करते हैं, संधि को अलग करते हैं, लेकिन जब हम संधि कर रहे हैं किसी चीज को तो प्लस का साइन हम लगाते हैं। तो इसमें आप देखें कि प्लस का साइन लगा हुआ है और जब हम संधि कर रहे हैं तो प्लस का साइन हटा दिया और ए को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, एस वाले साइन में। अच्छा कुछ छात्र ना आ को भी कन्वर्ट कर देते हैं, आ, यानी मैं आपको बताऊं ये जो नियम है ये केवल ए के लिए है। जो एस वाला साइन है लाइफ टाइम, आप कहोगे सर लाइफ टाइम यूज करना है, लाइफ टाइम संधि के अंदर पूर्व रूप संधि हो या विसर्ग संधि हो, केवल ए के लिए है ये, ठीक है। इसका कोई उच्चारण नहीं होता, इसको बोलते हैं अवग्रह चिन्ह, और इसके लिए आप केवल एस वाला साइन प्रयोग करेंगे। आ अगर है प्लस के बाद तो उसमें ए, ये जो साइन है एस वाला, ये बिल्कुल यूज नहीं होगा, ये आप बिल्कुल स्ट्रिक्टली ध्यान रखें। इसके अलावा आप में से कुछ छात्र ऐसे भी होंगे जो ये कह रहे होंगे कि सर संधि करते समय हम बोर हो जाते हैं, हमें दिक्कत आती है पढ़ाई में, हम कंफ्यूज रहते हैं संधि में। तो मैं उनके लिए एक उपाय भी बता देता हूं, आप इस उपाय को जरूर करें। देखिए एग्जाम से भी कम 20-25 दिन पहले से प्रारंभ कर दें, ये 100% काम करेगा, आपकी मेमोरी को अच्छा करेगा, आपके जो एग्जाम है वो अच्छे जाएंगे, रिजल्ट अच्छा आएगा, आपका मार्क्स आपके इंक्रीज हो जाएंगे। वो क्या करना है, आपको केसर लेनी है, केसर का तिलक गंगाजल में मिलानी है, केसर थोड़ी सी उसकी 4 पत्ती मिला लेनी है, उसका तिलक बनाना है, और उसका तिलक बना करके आप लोगों को उस तिलक को पहले लगाना है नाभि पर, और फिर लगाना है जुबान पर चाटना है, और उसके बाद माथे पे लगाना है। आप कहोगे सर रेगुलर लगाना है, बिल्कुल रेगुलर लगाना है। आप कहोगे सुबह सुबह लगाना है, स्नान करने के पश्चात लगाना है, डेली लगाना है। आपको पहले नाभि पर, फिर जुबान पर लगाना है और उसके बाद फिर माथे पर। हाँ आप ध्यान रखना, जुबान पर जब आप तिलक लगाते हो तो हाथ झूठा हो जाता है, तो आप हाथ को धो लें उसके बाद ही माथे पर लगाएं, तो इससे आपकी मेमोरी और एग्जाम दोनों बढ़िया हो जाएंगे। तो अब हमने पूर्व रूप संधि सिखाई आप लोगों को। पूर्व रूप संधि में आपको कुछ भी नहीं करना, आपको क्या करना है, ए आई या ओ आई। देखिए इसमें ओ का भी एग्जाम्पल है, विष्णु प्लस अब विष्णु अब में क्या किया, हमने प्लस को हटाया जब संधि की, और ए वाले साइन को हमने किस में बदल दिया, अवग्रह चिन्ह में, एस वाले साइन में बदल दिया, बस हो गई हमारी पूर्व रूप संधि। ये स्वर संधि में सबसे आसान संधि है, इसमें कुछ भी आपको नहीं करना, केवल आपको एस वाले साइन को चेंज करना है। तो इसलिए अब आपने पूर्व रूप संधि को अच्छे ढंग से समझ लिया है, और ये ही संधि जो मैंने सिखाई है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, अयादि और पूर्व रूप, इसके अलावा 6th क्लास से लेकर के 10th क्लास तक कोई भी संधि नहीं आती।
तो आप इन संधियों को बेझिझक करें और इनको करने के बाद इनकी प्रैक्टिस करें, कॉपी में लिख लिख कर इनकी प्रैक्टिस करें। और इसके अलावा अगर कोई आपको फिर भी कंफ्यूजन रहती है तो आप मेरे से डिस्कस भी कर सकते हैं किसी भी टाइम, किसी भी समय। देखिए एग्जाम का टाइम होता है, बच्चे बड़े एक तरह के दबाव में भी होते हैं कि भाई उनका एग्जाम पता नहीं कैसा जाएगा, तो मैंने एग्जाम से जुड़ा हुआ भी उपाय बता दिया है, उस उपाय को आप कर लें और आपकी मेमोरी अच्छी हो जाएगी। आप लिख लिख कर प्रैक्टिस करें और संधि में आपके पूरे मार्क्स आएंगे, कोई भी नंबर आपका नहीं कटेगा। व्यंजन और विसर्ग संधि हम आपको अगले एपिसोड में सिखाएंगे। ठीक है, गॉड ब्लेस यू।